अनुसार से मैं अलहमदुल्ला। आप देख रहे दोस्तों, आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल नहीं करते, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है पैलेस्टाइन नीड्स इंडियाज हेल्प, पाकिस्तानी बैन इन इराक इन नाउ इराक। ओके, अबू मतलब धाबी। फ़लस्तीन को इंडिया की हेल्प चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं वीडियो। और सॉरी, कुछ दिनों भाई मैं आप सेट भी था और आउट ऑफ सिटी भी था, जिसकी वजह से आपको शायद मेरी सेहत का भी पता चल रहा होगा कि मैं ठीक नहीं था। आप तबीयत की वजह से भी आप भी बहुत मुश्किल से बोल रहा होता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लेंथ थी दोस्तों, इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखते तो रहिए। वीडियो का मज़ा तब भी आएगा जब आप एंड तक देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ दो महान शख्सियात मौजूद हैं भारत से, रोहित शर्मा सर और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रोहित सर का भी अपना चैनल है और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर का भी अपना चैनल है। तो आप इनके चैनल को, मेरे ख्याल में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मुझसे ज़्यादा आप इनके चैनल पे जाते होंगे। अगर कोई ऐसा हमारा देखने वाला है कि जिन्होंने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में दोनों के चैनल के लिंक्स वो डाल दूंगा। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। और मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि मुजफ्फर भाई का भी आप सपोर्ट करें, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब इनके फ़ैन हैं। तो आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मुजफ्फर भाई। मैं इनको सुनता हूँ, इनकी बातों को मैं बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे। तो मुजफ्फर भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ये हम लोग आज लाइव में रिकॉर्डिंग है यार, ये तो जी रिकॉर्डिंग है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो तीन मिक्स टॉपिक है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो ये है कि इराक के अंदर 50,000 के करीब पाकिस्तानी जो गए हैं, जो वहाँ पर करबला और दीगर जो हजरत इमाम हुसैन के वहाँ पर मज़ार है, वो यहाँ पर जाते उनके वो ज़ियारत करने हैं और वहाँ पर जाकर वो गायब हो चुके हैं 50,000 के करीब। और इराक की जो गवर्नमेंट है वो परेशान है कि ये लोग किधर गए हैं, ये कहीं पर यहाँ पर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में तो शामिल नहीं हो गए कि जो कुछ वहाँ उनके मुल्क में खराबी पैदा हो। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम मिडिल ईस्ट के अंदर ही रहकर कि फ़लस्तीन ने एक बार फिर इंडिया से मदद की अपील की है, इसके ऊपर भी हमारी बात होगी और भी गपशप होगी। यहाँ पर जो इस वक्त अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी बहुत कुछ यहाँ पर अब भारत के अंदर हो रहा है, उसके ऊपर भी डिस्कस होगी। लेकिन पहले हम चलते हैं इराक की जानब, और इराक के अंदर जो कुछ चल रहा है और इराक की जो गवर्नमेंट है वो परेशान है, उसके ऊपर पहले हम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर कि जब पाकिस्तानी को निकाला जा रहा है यूएई से, सऊदी से, अब इराक के अंदर से भी वो इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुजफ्फर भाई, दुख होता है सुन के। ये इसी वजह से होता है कि ये लोग जो ये काम करते हैं ना, इनको अपने देश की नहीं फिक्र होती है। मैं आपको बताऊं, जब मैं जर्मनी में था ना, तो मैं जहां भी जाता था या कोई भी इंडियन हम जब मिलते थे ना, तो हम कोई भी एक्शन लेने से पहले ये सोचते थे कि यार ये मैं तो कर दूंगा, पर आने वाले इंडियन को इसका बहुत बड़ा एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हम वैसे काम नहीं करते थे कि हमारा नाम खराब हो, हमारे देश का नाम खराब हो, हमारे लोगों का नाम खराब। अब चूंकि ये लोग जो है ना, इनको अपने देश की पड़ी ही नहीं है मुजफ्फर भाई। ये सोचते हैं कि हम बस इराक में पहुंच गए और हम जो है, चूंकि एक इस्लामिक उम्मा है, तो हम जो करेंगे वो सब ठीक है, ये हमारा ही लैंड है। वो आपको अपना नहीं मानते हैं भाई। आप वो कह कह के थक गए। वरना आज आप देखिए, अभी हम लोग उस पर जाएंगे भी, लेकिन मैं पहले इसको उठा रहा हूं। पैलेस्टाइन के जो एम्बेसडर है वो इंडिया से कह रहे हैं कि यार आप हमारी इजराइल से सुलह करा दीजिए, हम आपको अपना दोस्त मानते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी और दूसरे जो इनके पास अथॉरिटीज है, वो ये कहने का हिम्मत रखेंगे कि हम इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं? पैलेस्टाइन कह रहा है कि इंडिया अगर चाहे तो हम कह रहे हैं इंडिया मीडिएट करवाए, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाए, और इंडिया जो कहेगा हम वो करने को तैयार। ये रेप्यूटेशन है। और ये रेप्यूटेशन आपकी क्यों नहीं है? आप तो इस्लामिक उम्मा हो। क्यों वो एक काफिर मुल्क से मांग रहे हैं ये हेल्प? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, और वो कह रहे हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ पीस। वो आपके लिए नहीं कह सकते लैंड ऑफ पीस। आपसे किसने मदद मांगी थी पता है? हमास ने। याद है ना, अभी 3-4-5 महीने हमास के लीडर कहा था कि पाकिस्तानियों आओ हमारी तरफ से लड़ो।
आपको इस फॉर्म में देखा जाता है दुनिया में, हमें देखा जाता है एज शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत और जिसे कह दीजिए पीपल ऑफ ग्रेट विजन एंड पीस। तो वो जो जाते हैं, जब ये ना मैं पढ़ रहा था जब इस न्यूज को, तो मुझे दुख भी होता है कि ये वो लोग हैं जो लैंड ऑफ तक्षशिला है, ये वो लोग हैं जो लैंड ऑफ हड़प्पा मोहनजोदारो वाले हैं, लेकिन इन्होंने अपनी सभ्यताओं पे मिट्टी डाल दी है। तो आज इनका ये हाल है। आप अपनी सभ्यताओं पे मिट्टी डालेंगे तो दूसरे की सभ्यता आपके ऊपर मिट्टी डालेगी, और वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का कोई नहीं है आज, पाकिस्तान का कोई नहीं है। पाकिस्तान हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप ओआईसी के अलावा कुछ और है ही नहीं। ओआईसी में भी खाली आपको एक स्टेटमेंट चाहिए होता है कि कश्मीर में जो है भारत मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, बस। मुजफ्फर भाई, ये लोग जो जाते हैं ना, ये अरबिया में समझते हैं जकात का पैसा मिलेगा, हम वहां पे भीख मांगेंगे, हमारे को बस पैसा इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो भीख क्यों मांग रहे? पैसे के लिए मांग रहे हैं ना। मैंने पढ़ा कि आपकी जो 40 ट्रिलियन या 28 ट्रिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर की, तो 40 बिलियन डॉलर की आपकी ये भीख वाली इकोनॉमी है भाई। आप मांग रहे हो 7 बिलियन डॉलर, मुझे लगता है आप पाकिस्तान के भिखारियों से मांगो, वो आईएमएफ से ज्यादा पैसा दे देंगे आपको। गलत कह रहे हैं। तो आप ये इसलिए सोचिए मुजफ्फर भाई कि ये जो लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, ये अपनी औरतों को वहां छोड़ आते हैं। मैं पढ़ रहा था कि वो लोग जाते हैं और अपने बच्चे और उनको वहां छोड़ाते हैं कि इनको लोग इनके ऊपर तरस खा के पैसा देंगे। वो तो मैं एक पाकिस्तानी को सुन रहा था उसका कि या शेख इधर तो देख, ये वाला हिसाब किताब है पाकिस्तानी का हिसाब किताब, कि वो अगर शेख है तो बाय डिफॉल्ट वो अमीर ही होना है, उसके बड़े पैसे होने हैं, उसके दोनों उसमें से पेट्रोल चूरा होगा, डीजल चूरा होगा, उसने यूं झाड़ के पैसा देना। ये आप ऐसे देखते हो शेखों को। और यहाँ पे आपके जो स्कूल कॉलेजेस हैं, मदरसे हैं, उसमें ऐसा बनाया जाता है अरबों को कि पता नहीं कौन सी ऐसी अशरफुल मखलूकात हैं भैया वो, कि पता नहीं वो वहां जाती आपको क्या मिल जाए। तो ये वो भीख मांग रहे, उनको भीख मांगने के लिए पाकिस्तान बना, भीख मांगने के लिए। पाकिस्तान ने आजादी ली भारत से, अब भारत से अपना डिवीजन करवाया भीख मांगने की। हमारे यहाँ होता है ना कि हमें इससे आजादी, उससे आजादी। तो 1947 में पाकिस्तान के लोग कह रहे थे हमें भारत से चाहिए आजादी भीख मांगने की, हमें भारत से चाहिए आजादी रुसवा होने की, हमें भारत से चाहिए आजादी अपनी जनता को भूखा मारने की। तो ये आजादी मिल गई आपको। आजादी मिली, ये वही आजादी है जो एक बच्चा बदमाश होता है, वो जाके दारू, सिगरेट, ड्रग सब करता है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। पाकिस्तान को वो आजादी मिली। 70 साल में आप लोगों के जहन को साइंटिस्ट बना सकते थे, आप लोगों के जहन को खुला हुआ बना सकते थे, लेकिन आपने लोगों को जहन को यह बनाया है कि कनाडा में 21 साल का लड़का जा करके कहता है कि मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा और वहां के यहूदियों को ऐसी मौत मारूंगा जो कि 9/11 में भी नहीं हुआ था। एक 20-21 साल के बच्चे के मन में इतना जहर कहां से आ रहा है? हमारे यहाँ के 20-21 साल के बच्चे के उससे पूछेगा तो वो कोई इसरो में जाने का सोच रहा है, तो कोई जो है स्टार्टअप का सोच रहा है, और आप वाले क्या सोच रहा है कि यहूद हनूद को कैसे दुनिया से साफ कर दें। तो ये मुजफ्फर भाई, इट्स अ वेरी, बिकॉज कि उनको देश की पड़ी ही नहीं है, उनको पाकिस्तान से मतलब ही नहीं है। वो पाकिस्तानी कहलाने पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो जाकर के इराक और अरबों की सेवा में लग जाना चाहते हैं। आप किसी भी पाकिस्तानी को नहीं देखेंगे जो अपने संस्कृति की तारीफ करता है, लेकिन वो जैसे ही अरबिया पे उतरता है ना, ये देखो 1 दिनार की रोटी है, भले वो साला ऐसे दड़बे वाले घर में रह रहा हो जहां कुत्ता बिल्ली भी नहीं रहते, लेकिन वो 1 दिनार की रोटी में वो खुश है। उसको कोई इज्जत नहीं मिलती बराबरी की, सिवाय इसके कि वो मॉस्क में जाके वो पढ़ लेता है नमाज। उसके बाद उसका कहीं पे कोई इक्वलिटी नहीं होता। ना तो वो अरबों की बच्चियों से शादी कर सकता है, ना अरबी सिटीजनशिप ले सकता है, ना उसको कफील के बिना वो कोई बिजनेस कर सकता है, पासपोर्ट जमा कर देता है। अच्छा, उसको ट्रेंड ऐसा किया गया कि वो इन सब चीजों को वो समझता है मेरे साथ अच्छा हो रहा है। ये खास बात है उस ट्रेनिंग की कि आपने इंसान को जानवर से बदतर बना दिया है, कि वो अपने ऊपर हो रहे सारे अत्याचार को इसलिए हंस के सहता है कि ये मजहब है, ये दीन है। तो मुजफ्फर भाई, मुझे दुख होता है, ये मेरे लोग हैं।
भारत का पंजाबी जाके क्यों नहीं भीख मांग रहा? सिख नहीं मांग रहा। हमारे यहाँ सिख हैं, उनको कहा जाता है कि वो भीख नहीं मांगते, वो मेहनत करके कहीं भी होंगे ना, बड़ा अंपायर खड़ा कर देंगे। सिख हमारे जो है भाई बहन, मैं खुद भी सिख ही मानता हूँ अपने आप को, मगर वो भीख मांगते हुए कौम आपको इंडिया में नहीं दिखेगी। अगर मैं गलत हूं तो रोहित दादा आपको इस बात को बता देंगे। तो इसलिए ये अपने मिट्टी के नहीं हुए, किसी के नहीं हुए, इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। मजहब इनको पता नहीं है, क्योंकि हर आदमी पाकिस्तान में कहीं होगा ये मजहब तो इसको पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं मजहब, तो फिर उसको क्या पता है? पैसा। वो मैंने गाना सुना था, इसी के साथ खत्म करूंगा। पैसा पैसा क्या करती है, एक बार कह दे तो लगा दो ढेरी। पैसे पे क्यों मरती है? हाँ, तू एक बार जो कह दे तो लगा दूं पैसे की ढेरी। पाकिस्तानी भी यही कह रहा है कि भैया तू एक बार हाँ बोल दे तो भीख मांग के लगा दूं ढेरी। मतलब उसने, बताइए यार, IMF से ज्यादा भीख मांग के इकट्ठा कर लिया। मतलब मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक इंस्टीट्यूट ऑफ भिखारी ट्रेनिंग खोलनी चाहिए, बिकॉज वो जितना IMF से मांग रहे हैं उसके लिए जो वो टैक्सेशन लगा रहे हैं, वो टैक्सेशन लगाने के बाद लोगों की जीवन में जो वो मुश्किलात बढ़ा रहे हैं कि 1-1 लाख का बिजली का बिल आ रहा है, इससे अच्छा तो भिखारियों को ट्रेनिंग दे और भेज दे अरब कंट्री में और यूरोप में। वो भीख से आपको $40 बिलियन का $80 बिलियन दे देंगे और कोई टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। उनको रिबेट दें, आप एक इनाम चलवाएं, बेस्ट भिखारी ऑफ इंडिया पाकिस्तान। उसमें ट्रेनिंग दे कि आप कैसे लोगों को जाके मांगे कि इसके नाम पे दे दे, उसके नाम पे दे दे, किसी के नाम पे नहीं है तो फ्री का दे दे। मतलब यार हद हो गई यार। अ कंट्री इज बीइंग इनफेमस कि वो भिखारी भेज रहा। क्या कर रहे हैं आप? सोचिए, या तो भिखारी भेज रहे, या तो जो भिखारी नहीं जा रहा है वो बंदूक लेके जा रहा है, एनु फट देते हो भाई। या तो मांग रहा है या तो वो अल्लाह के पास भेज दे रहा है। यही दो लोग आप भेज रहे हैं भैया। डर गए आपसे को हदी हो गई है यार। या तो आतंकवादी या तो भिखारी, ये दोनों की आपकी पहचान है। अब क्या कहें इस पे? बस नाराय तदबीर हो जाए इस पे मुजफ्फर भाई, नाराय तदबीर। अल्लाह जी। रोहन सर, आप क्या कहेंगे इस टॉपिक के ऊपर के जो पाकिस्तानी जा रहे हैं, अरब में जा रहे हैं, अभी वो गायब हुए 50,000 इराक के अंदर, और UAE और सऊदी के अंदर भी यही मसले चल रहे हैं, और इसके ऊपर बात करें और साथ में फिर फ़लस्तीन की तरफ भी वो थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डाल दें कि वो भारत से जो हेल्प मांग रहे हैं। एक चीज समझिए, इराक गए हैं, क्यों गए हैं? सबको पता है इराक की सिचुएशन क्या है। ऐसा कोई आदमी हो पाकिस्तान में इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता इराक में क्या हो रहा है। पाकिस्तान तो मुस्लिम उम्मा बताते हैं ना, पाकिस्तान को पता है इराक की क्या सिचुएशन है। वहाँ पे आए दिन बम फटते हैं, गोली चलती है, वहाँ की सिचुएशन क्या है। वहाँ 50,000 पाकिस्तानी गए हैं, 50,000, हाफ लाख। अच्छा, वो लोग गए हैं तो वो क्यों गए हैं? बेटर मतलब उनका इस्लाम की सर्विस करने के मूड में थे, वो चाहते थे कि इस्लाम को मैं बेटर करूं या इस्लाम के लिए लड़ूं, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, वो बेटर लाइफ के लिए गए थे। एक ऐसे कंट्री में जहां गोली चल रही है, बम फट रहे हैं, वहां एक बेटर लाइफ के लिए गए थे। तो पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है आप समझ जाइए। मुझे बताने की जरूरत है क्या कि आदमी अपनी जान को जहां पे बॉम्ब पड़ सकता है, जहां गोली चल सकती है, वहां पे भी बेटर लाइफ के लिए जा रहा है, पाकिस्तान में नहीं बैठा। इससे पहले, अच्छा ये पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले टर्की, जो कि आपका मुस्लिम उम्मा का दोस्त है, साथ आप दोस्ती करते हैं, साथ वो आपको गाजी अर्तुगरुल देता है, लेकिन आप उसे कुछ नहीं दे पाते तो वो भी आपको गाजी अर्तुगरुल देके चुप हो जाता है। आपकी सबमरीन्स हैं अगुस्टा क्लास, उनकी अपग्रेडेशन के काम उसके पास है। अगुस्टा क्लास सबमरीन्स की अपग्रेडेशन वो कर रहा है। अगुस्टा क्लास तो फ्रांस की है, अपग्रेडेशन टर्की को करेगा भैया। मतलब सोचने वाली बात है। अगुस्टा क्लास से अपग्रेडेड वर्जन है स्कॉर्पियन क्लास मतलब कल्वरी क्लास, जो कि इंडिया के पास भी है। इंडिया तो अपग्रेडेशन कहीं और से कराता है, फ्रांस से ही कराता है। अगुस्टा क्लास के साथ अपग्रेडेशन टर्की कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आया। टर्की ने इंडिया को भी बोला था कि हम तुम्हें ड्रोन दे देंगे, इंडिया ने बोले चलता ना जरा 50 बैठे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान टर्की पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, फाइन। इंडिया को वो प्रेडेटर ड्रोन मिल रहा है
जो कि जिसकी एंड्योरेंस मतलब वो कितनी देर तक लगातार हवा में उड़ सकता है। एंड्योरेंस 36 घंटे, 36 आवर्स। एक ड्रोन 36 आवर्स तक लगातार उड़ सकता है, ड्रोन से मिसाइल मार सकता है, वो हमारे पास है। तो पाकिस्तान इज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, मतलब लाइक पाकिस्तान इस्लाम को सामने रख के अपने पर्सनल मोटिव्स पूरा कैसे किए जाते हैं, ये पाकिस्तान से पूछिए। बहुत बढ़िया, आई लव इट, वंडरफुल। मतलब हम आमिरुल मोमिनीन हैं, हम वो लोग हैं जिनको कोई आज तक नहीं हरा पाया। चाइना हमारे पोर्ट्स को कब्जे में ले रहा है, टीटीपी हमारे सैनिकों को, हमारे जवानों को मार रहा है, फाइन। लेकिन ये चीज, अच्छा इसके बाद क्या सऊदी ने आपके लोगों को वापस नहीं भेजा है? यूएई ने नहीं भेजा है। टर्की ने, मैं टर्की की बात कर लेता हूँ यार, इराक की बात तो बात नहीं करेंगे। टर्की ने नहीं भेजा है। टर्की ने भीख मांगने के सिलसिले पे नहीं भेजा। वहां पे पाकिस्तानी छिछोरे लड़के जाकर के लड़कियों को, टर्किश लड़कियों की फोटो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। अरे यार आप अपने कंट्री को सुधारो ना। वो लड़की देखते ही बावले हो जाते, पागल हो जाते हैं, वो वहां पे जाके लड़कियों की वीडियो बना रहे हैं। आई मीन लाइक इट इज वेरी सीरियस टॉपिक, और मैं सीरियस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। आप फ्रस्ट्रेटेड लोगों की तरह यूरोप, पूरा यूरोप क्या बोलूं, एग्जैक्ट कंट्रीज बोलूं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यूके, सब ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी आते हैं इमिग्रेंट्स या दूसरे इमिग्रेंट्स, पाकिस्तानी प्राइम एक्यूज्ड पे दूसरे इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे आके वाइट लड़कियों के साथ रेप करते हैं। ठीक है, सबके सामने, मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा। टर्की बोलता है आकर के यहाँ वीडियो बनाते हैं, सऊदी अरेबिया बोलता है यहाँ के भीख मांगते हैं, यूएई वाले बोलते हैं भीख मांगते हैं, वीडियो बनाते हैं। अब इराक आ गया सामने, इससे पहले और भी बहुत आए थे। यार एक चीज, क्या जिन्ना साहब ने इसी पाकिस्तान का सपना लिया था? शायद नहीं। तो हुआ क्या? इन द पास्ट 70-80 years what happened? In the past 70-80 years वो लोग बीच में आए जो अपने आप को ये समझ रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहा। मैं नाम ले सकता था, ज़ियाउल हक का भी ले सकता था, मैं नाम ले सकता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी ले सकता था, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा। मैं पूरी एलीट को ब्लेम कर रहा हूँ, जो उस समय रूल कर रहे थे सबको ब्लेम कर रहा हूँ। सबने तो अपनी जेबें भरी, सबने अपनी जेबें भरी और सबने पाकिस्तान को मरने के लिए छोड़ दिया। और प्रॉब्लम कहाँ है? किया होगा, हमारे भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने कंट्री को लूटा, हमारे भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने कंट्री को अपने हाल पे छोड़ दिया। लेकिन आज हम बोलते हैं, हम उन लोगों को जेल भेजते हैं। हमारे वो पॉलिटिशियंस जेल गए हैं जिन्होंने करप्शन किया। पाकिस्तान में तो कोई जेल नहीं गया। आज बोल भी नहीं सकते कि उसने करप्शन किया था। आज बोल भी नहीं सकते कि उस आदमी ने अपने फायदे के लिए, अपने मफादात के लिए कंट्री को नुकसान दिया। आज बोला भी नहीं जा सकता। बिकॉज क्यों? इसलिए नहीं कि आगे आने वाले, आज की डेट में उन लोगों के खास लोग बैठे हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि आज जो लोग बैठे हैं उन्हें भी पता है कि आज हम लूट के, जैसे वो लूट के भागा था, आज हम लूट के भागेंगे, कल हमारे खिलाफ बोला जाएगा। इसलिए कट इट शॉर्ट हियर। योर पॉलिटिशियंस, आपके पॉलिटिशियंस, मैं आप किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, प्रॉब्लम है, आपके पॉलिटिशियंस जरा एक बार बता देना कि उनके फादर के पास, उनके ग्रैंडफादर के पास कितना पैसा था और आज कितना है, कहां से आया पैसा। उनके साथ जितने लोगों ने बिजनेस किया था वो आज कहां है और वो खुद कहां है, कहां से आया है पैसा। यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में कितने पैसे, कितनी प्रॉपर्टीज है उनकी। कैसे एक 2-2 साल, 3-3 साल वो अमेरिका में रह लेते हैं, यूके में रह लेते हैं, यूरोप में रह लेते हैं। कैसे सर्जरी, एक आम पाकिस्तानी, एक नॉर्मल पाकिस्तानी पाकिस्तान में अपना इलाज नहीं करा पा रहा, ये लोग अमेरिका में इलाज करा रहे हैं।
ये लोग अमेरिका में इलाज करा रहे हैं, ये लोग यूरोप में इलाज करा रहे हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि आम पाकिस्तानी गरीब रहे। ये बात समझिए, अगर 1 करोड़ लोगों को मैं सर्विस दे रहा हूँ, सपोजिंग मेरा एक बिजनेस है, मैं 1 करोड़ लोगों को सर्विस देता हूँ और हर आदमी को 10 रुपए चीटिंग करता हूँ, 10 रुपए हर आदमी से छीन लेता हूँ, तो मेरे पास इन द एंड 10 करोड़ रुपए होते हैं। आप 24 करोड़ लोगों से हर एक के हिस्से में जो 10-10 हजार रुपए आने थे, आपने वो छीने। जो 1-1 लाख रुपए आना था, आपने वो छीने। आपकी अपनी जेब में नहीं गया, बहुत सारे उसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे, बहुत सारे पॉलिटिशियन शामिल थे और थे। आपकी जेब में 1 लाख करोड़ भी आया तो आपने वो ऐश ली। जो और नॉर्मल पाकिस्तानी को घर बनाने के लिए मिलना चाहिए था, जो नॉर्मल पाकिस्तानी को घर के सामने रोड बनाने के लिए मिलना चाहिए था, जो नॉर्मल पाकिस्तानी को सीवेज बनाने के लिए मिलना चाहिए था, जो नॉर्मल पाकिस्तानी को। इंडिया में आयुष्मान भारत क्यों चल रहा है? इसीलिए चल रहा है ना कि एक गरीब आदमी को इलाज मिल जाए। आयुष्मान पाकिस्तान क्यों नहीं चला आज तक? आप तो आमिरुल मोमिनीन हो, आप तो वो लोग हो जो कलमे के नाम पे बने हो, आप तो वो लोग हो ना जो कलमे के नाम पे, आप तो इकलौता कंट्री हो जो कलमे के नाम पे, तो आपको बनाना चाहिए था ना, ये आपने नहीं बनाया। जहां पे आपको जवाब देना पड़ता है कि पिछले 10 साल से आपने क्या किया, 20 साल से 30 साल से आपने क्या किया, वहां आप बोलते हो हम तो इकलौते कंट्री जो कलमे के नाम पे बने। तो कलमे के नाम पे बने तो हमने पैसा जेब में डाल लिया, हम तो यूरोप में मकान खरीदेंगे, यूरोप में वापस को खरीदेंगे। आप सिर्फ अल्लाह को रूप देखो, ऐसे थोड़ी होता है। आपको पूछना चाहिए कि मेरा आयुष्मान भारत कहाँ है, मेरा मनरेगा कहाँ है, मेरा वो कहाँ है कि 80 करोड़ को फ्री राशन मिल रहा है, मेरे पास 10 करोड़ को दे दो कम से कम, क्यों नहीं मिल रहा मेरे पास? ये पाकिस्तान के लोगों को पूछना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान खुशहाल होगा। और हम इंडिया में बैठ के ये बताइए, लड़ाई हुई थी, ठीक है, फाइन, 4 लड़ाई हुई, आपके आर्मी चीफ ने थोड़ी पहले बोला 4 लड़ाई हुई, लेकिन नॉर्मल टाइम्स में क्या हम दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं हुए? अच्छे रिश्ते हुए। मैं प्रोपोगेट नहीं कर रहा कि अच्छे रिश्ते हो, मैं प्रोपोगेट नहीं कर रहा कि खराब रिश्ते हो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हम दोनों यहीं रहेंगे ना। आप अपने कंट्री के नीचे टायर लगा के यूरोप में तो नहीं ले जाओगे उसको। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए और हमें भी समझ आनी चाहिए कि मेरा नेबरिंग कंट्री अगर खुशहाल होगा तो वहां से लोग मेरी कंट्री में नहीं आएंगे। बांग्लादेश से हमने ये प्रॉब्लम फेस की, तो मेरे नेबरिंग कंट्री में इतनी गंदी हालत क्यों है? मेरे कंट्री में भी गरीबी है, इंडिया में भी गरीबी है, मैं मानता हूं, और सबके सब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी एक्स जर्नलिस्ट बोलते हैं सबसे ज्यादा गरीबी इंडिया में है। बॉस, इट इज नॉट सबसे ज्यादा, इट इज परसेंटेज। जरा परसेंटेज तो देखो ना कितनी है। आप लिविंग स्टैंडर्ड्स देख लीजिए, लेट्स लुक एट दैट। आप ये देख लो आपके कंट्री में एक कार कितने की मिल रही है, मेरे कंट्री में कितने मिल रही है, और नॉर्मल हमारे एक मकान कितने में मिलता है, आटा कितने में मिल रहा है, दाल कितने में मिल रही है, और मेरे कंट्री में कितने लोगों के पास कार है और सैलरी कितनी है, पता चल जाएगा ना। बोलना बहुत आसान है। जी बिल्कुल। इतना बोलते हम तो वो हैं मुगलों की सल्तान। अरे यार, मुगलों के संतान, मुगलों के बच्चे होना, कोई मुगलों के बच्चे तो रिक्शा चला रहे थे ना लखनऊ में लास्ट नोन, मैं आपको दे देता हूँ, तो आप भी रिक्शा चलाइए पूरा कंट्री। दिल्ली में बर्तन मांज रहे हैं, दिल्ली में बर्तन मांज रहे हैं, मतलब पदरेमन सुल्तान बू जिसे बोलते हैं ना, जब भेड़िया रोता है तो बोलता है पदरेमन सुल्तान बू, मतलब मेरे बाप दादा सुल्तान थे। अबे तुम क्या हो, बाप दादा जो भी थे, मैं भी बोल सकता हूँ मेरे बाप दादा भी थे। यू वर ऑल्सो, मतलब मुसलमानों के आने से पहले तो सारे हिंदू ही रूलर्स थे ना, तो उसकी तो कोई काउंटिंग करेगा नहीं। क्यों? आपको मजा नहीं आता उसमें। और बहादुर शाह जफर क्या हिंदुस्तान के राजा थे? नहीं थे, क्योंकि उस टाइम तक पूरे कंट्री में मराठा रूल कर रहे थे। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, मोहम्मद शाह रंगीला ने गंदी शिकस्त पाई थी, उसके उस टाइम पे भी ज्यादातर एरिया में मराठा रूल था। यार ये समझने की चीज है यार। आप मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, आप मुगलों की संतान हो, मुगलों की औलाद हो, बड़ी अच्छी बात है। अरे यार आप क्या कर रहे हो? मुगल तो तंदूरी मुर्गा खा के चले गए,
आपको रोटी मिल रही है क्या? दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम हम समझते नहीं, पाकिस्तानी इस चीज को मानते नहीं ना। जो आप हमें मसाइल बता रहे हैं, हम तो उसी चीज के ऊपर डटे हुए हैं कि जी ठीक है, हमने जो है ये किया। यहाँ पर मुगलों ने हुकूमत की, बहादुर शाह जफर से पहले भी सलाउद्दीन अयूबी आया यहाँ पर, जी महमूद गजनवी ने देखे जी क्या किया। हम तो उनको ही हीरो मानते हैं। हम तो जो मुजफ्फर भाई ये बताइए, हुकूमत क्या है भाई? हीरो मानते हैं जी। अरे हुकूमत करने से क्या होता है? ऐसे तो हरी सिंह नलवा ने और महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान पे हुकूमत करी थी, जो लास्ट हुकूमत थी। तो अब क्या हम कहेंगे उसको? कह रहे हुकूमत कोई कर गया, उसमें क्या होता है? जनता किसकी है भाई? जमीन किसका है? ये बाहर से कोई आया, उसने 100-150 साल हुकूमत कर ली, उससे क्या हमारी बाप दादा उज्बेक बन जाएंगे? और आप कौन होते हैं हुकूमत करने वाले? आप यहीं थे, आपने कभी हुकूमत नहीं की। आपको मिला हुकूमत करने को बांग्लादेश में और पाकिस्तान में? $40 बिलियन की भिखारी की इंडस्ट्री बना दी आपने यार। भाई मुगलों ने, अगर शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई, उसका जो वो था, उसने मुझे मुअज्जिम या जो कहते हैं नमाज पढ़वाने वाले को, उसने बुखारा से बुलाया। आज भी है वो डॉक्टर बुखारी उसको कहते हैं। नहीं बुलाया उसने यहां से। मुसलमानों को वो मुंह नहीं लगाते थे, इंडिया के हिंदुओं को ज्यादा अच्छा समझते थे, तभी उनके दरबार में सारे हिंदू आ जाते हैं। और हिंदुओं की गलती ये नहीं है कि वो उनसे कमजोर थे। हिंदू किसी को बाहरी नहीं समझते। हिंदू ये नहीं कहता कि तुम गलत हो, तुम, वो सबको मानता है, इसलिए वो सबको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब हिंदुओं को यह समझ में आया, जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ना शुरू किया और इन लोगों ने, मुगलों ने, तब हिंदू जगा। उसके बाद मराठाओं ने मुगलों को खत्म कर दिया था। कोई भी किताब पढ़ लें, बाय द टाइम ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, मराठास वर रूलिंग इंडिया। मुगल खत्म हो चुके थे, मुगलों को मराठाओं ने हराया था। मुगलों ने मराठाओं से हेल्प मांगी थी अफगानिस्तानियों से बचने के लिए, जो अफगान अटैक होते थे उनके ऊपर। तो ये कहाँ की हिस्ट्री पढ़ ली है भाई? अगर कोई आ गया तो कोई अफगानी और कोई उज्बेक आके बैठ भी गया दिल्ली पे, तो यहाँ के लोग क्या उज्बेक और वो बन गए? अब ब्रिटेन पे उसने, क्या नाम है, ऋषि सुनक ने जो है वो रूल कर लिया है, तो हम कहेंगे आज ही ब्रिटेन हमारा हो गया जी, ब्रिटेन हमारा हो गया। ये क्या पागलपन है भाई? उज्बेक अभी आज की डेट में वो रहा ना 1.5-2 साल प्राइम मिनिस्टर, और उसके पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर था, ऋषि सुनक। तो हम कहेंगे जी ब्रिटेन इंडिया का हो गया, हमारे बाप का है भाई। गोरे को मैं जाके थपड़िया हूं, तुम्हारा क्या साले, हमारे बाप दादा यहाँ पे राज किए। और वो कौन है भाई? मेरा क्या लेना देना है ऋषि सुनक से? वो मुझे पहचानेगा भी नहीं। ये इस तरीके से नहीं होता कि रूल कर लिए। बात मजहब की हो रही है या बात रूलिंग की हो रही है यार? मुझे तो बात पॉलिटिक्स की हो रही है या बात स्पिरिचुअलिटी की हो रही है? अगर ऐसे रूल करने से होता कि हराने से अगर हो जाता, इजराइल ने तो कई बार पैलेस्टाइन को हरा दिया। इजराइल ने कंबाइंड फोर्सेस ऑफ जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, सीरिया को रगड़ दिया। जेरूसलम पे पिछले 60 साल से बैठा हुआ है वो। तो मान लो फिर अगर ये लॉजिक है कि रूल करने से और किसी जगह पे राज करने से, जेरूसलम पे वो राज कर रहा है और हराया उसने अरबों को कई बार। 1200 इजरायली यहूदी मारे थे हमास के लोगों ने, उन्होंने जी अब तक 50,000 साफ कर दिए। क्या मिल गया इससे? अब अगर ये आपकी लॉजिक लगाई जाए तो अब यहूदियों का है ये सब कुछ, तो भाई उन्हीं के मोजेज, उन्हीं का सब कुछ, अब उन्हीं को गाली दे रहे हो यार। तो ये दिक्कत हो गई है। जो वो हैरान है, करे यार सब मेरा है और गाली भी उन्हीं को दे रहे हो यार, ये कैसे हो रहा है? वो अलग ही हैरान परेशान बीमार हुए पड़े। नो वन इज पाकिस्तान। समझिए ये जो ऑब्सेशन है कि हमारे बाप दादाओं ने रूल किया, अरे तो तुम्हारे उन्हीं के बाप दादा ने बहुत सही बताया, लखनऊ में रिक्शा चला रहे हैं, हैदराबाद में पंचर बना रहे हैं और दिल्ली में टट्टियां साफ कर रहे हैं यार वो। तो बोले आप भी लग जाए उस पर? ऐसे नहीं होता। भारत में कोई भी रूल किया हो, हम इसको डिनाई नहीं करते, लेकिन ये भूमि हमारी थी, हमारे माँ बाप ने इस भूमि को सींचा है, इसको इस लायक बनाया है। आज पाकिस्तान को कोई नहीं कह रहा कि ये तो लैंड ऑफ पीस है, पैलेस्टीनियन इंडिया को कह रहे हैं लैंड ऑफ पीस है। इंडिया खत्म हो जाता है, इंडिया को आप इस्लामिक बना देंगे, जो आपका पूरा ड्रीम है, तो वो कहेंगे भाई इंडिया के 3 पार्ट है, इंडिया जो इंडिया बचा हुआ है, इंडिया जो पाकिस्तान बन गया, इंडिया जो बांग्लादेश बन गया। पैलेस्टीनियंस क्यों नहीं मांग रहे हैं बांग्लादेशियों से कि आओ हमारी वो करवा दो, सुलह करवा दो इजरायलियों के साथ?
पाकिस्तानियों को क्यों नहीं बुला रहे कि आओ वो करे? वो ये क्यों नहीं कह रहा पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ पीस, बांग्लादेश इज अ लैंड ऑफ पीस? चलिए इसी को डॉक्टर साहब आगे बढ़ाते हैं, इसी के ऊपर के जो अभी खालिद बिन जैद इधर भारत के अंदर मौजूद हैं, अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? वो भारत में क्यों चले गए? आपके साथ वो मोहब्बतें बढ़ा रहे हैं, तो पाकिस्तान तो एक उनका ब्रादर इस्लामिक मुल्क है, तो वो ये सारे एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर रहे, भारत के साथ? ऐसा होता है कि दो भाई हैं, एक भाई गरीब रह जाए तो दूसरा भाई जाना पसंद नहीं करता, वो है, ठीक है। तो वो क्या होता है, दो भाई हैं, एक गरीब रह गया, एक बड़ा अमीर है, तो वो कोशिश करेगा कि दूसरे अमीरों से दोस्ती करो, भाई है थोड़ा सा, ठीक है भाई है, थोड़ा सा अलग है, वो हो रहा है ना। आप मतलब आप बुरा मत मानना यार, ये जब तक आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करोगे तो कोई ब्रदर मुल्क नहीं है, कोई ब्रदर नहीं, कोई भाई नहीं है इसमें। आप ब्रदर मानते हो, दूसरा ब्रदर मानता है आपको? आपकी क्या हालत है, वहां हज पे जाते हो तो आपको तो टेंडर तक नहीं देते हो, गंदे से टेंट दे देते हैं। कौन सा ब्रदर मुल्क यार? अच्छा ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ, क्या इंडिया में जितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं सऊदी अरेबिया की या यूएई की, उतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जा रही हैं? मैं देखना चाहता हूँ, आई वांट टू नो। नहीं जा रही ना। ये ब्रदर मुल्क कुछ नहीं होता, सच बात। और ये मुस्लिम उम्मा, अगर ऐसा होता ना मुस्लिम उम्मा कोई चीज है, या मुस्लिम उम्मा कोई मतलब ऐसी है जो कि सबके साथ करते, 56 कंट्री हैं, 56 में से 45 गरीब हैं, और उस हद की गरीबी है जिस गरीबी में कोई नहीं रह सकता। तो ये 56 में से 45 को हेल्प करते नहीं करते ना, सबके सभी होते हैं, ठीक है यार साइड करो थोड़ा सा, नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। कोई मुस्लिम उम्मा जिसका सपना आपको दिखाया जाता है, पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे आप कुछ भी कर दीजिए, मुसलमान इतना बड़ी चीज हो चुकी है पाकिस्तान में कि हम मुसलमान हैं, वो तो ठीक है, ये भी मुसलमान है, डन। और अब एलिट्स जो है पाकिस्तान के, रूलिंग एलिट, पैसा खा रहे हैं, उस नाम पे पैसा खा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी। उनसे जरा एक क्वेश्चन कोई पूछेगा कि यार हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, मुस्लिम उम्मा हैं, तो आपने पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट से काफिर कंट्री में क्यों खरीदे? आप सऊदी अरेबिया में खरीदते, मैं मानता, मोरक्को में खरीदते, इराक में खरीदते, ईरान में खरीदते, एक काफिर कंट्री में क्यों खरीदे आपने? आपके जजीरे के काफिर कंट्री में क्यों है? कौन सी मुस्लिम उम्मा? आमिरुल मोमिनीन, आप ही ने बोला हम आमिरुल मोमिनीन है, आपके मुंह से 50 बार सुना, तो उस आमिरुल मोमिनीन कंट्री में होने चाहिए थे आपके इन्वेस्टमेंट्स। आपके फार्म हाउस स्विट्जरलैंड में क्यों है, यूके में क्यों है, फ्रांस में क्यों है? आप फ्रांस में एक घर की सीढ़ी पे क्यों बैठे थे? आप सऊदी अरेबिया की घर की सीढ़ी पे बैठ सकते थे। आप इजिप्ट की घर की सीढ़ी पे बैठते, मैं मानता हूं वहां गाली खाते, क्यों नहीं थे आप? सब बकवास है। ये पाकिस्तान के लोगों को बताया जाता है कि हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम उम्मा हैं, हम आमिरुल मोमिनीन हैं। उनके लिए कुछ नहीं है। वो जाएंगे वहां जहां उनको दिखेगा कि हम वहां चैन से रह सकते हैं, हम वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, वहां हम ऐश लेंगे, वहां बर्फ गिरती है, वहां हम चाय पियेंगे, वहां हम दारू पियेंगे, वहां हम 72 हूरों के साथ घूमेंगे। ये सब पाकिस्तान को बताया जाता है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस पे, जो क्राउन प्रिंस आए हैं अबू धाबी के भारत में? बिल्कुल, दादा ने बहुत अच्छी बात कह दी, मैं उसमें और जोड़ूंगा उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए। देखिए ऐसा है मुजफ्फर भाई कि ये जो इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर बन रहा है, ये दुनिया देख रही है, इसको वेस्ट ही नहीं, इसको अरब भी देख रहे हैं। अगर पुतिन, जिसने वेस्ट की गर्दन को यूं पकड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि मोदी जी और इंडिया जो है वो भारत जो है वो हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करे, हमें मंजूर है, तो फिर सोचना पड़ेगा। आप अब भारत को वो नहीं रह सकते। आपने भारत के खिलाफ पिछले 500 साल से ये जो है ये भ्रांतियां फैलाई, गरीब हैं, कंजर हैं, भिखारी हैं, गोमूत्र पीने वाले हैं, गोबर खाते हैं। जैसे अब दादा रोज सुबह फ्राई करके गोबर खा रहे हैं और हम साले को उठते ही जो है गाय मूत्र पी रहे हैं। ये हमारी पहचान बनाई हुई है।
ताजमहल नहीं होता तो आपके हमारे यहाँ के इंडिया के बच्चे कहते ताजमहल नहीं हुआ तो तुम क्या दिखाते दुनिया को। जो ये बच्चे जानना नहीं चाहते कि पहाड़ों को काट करके मंदिर बनाने वाली ये सभ्यता, उसको तुम कह रहे हो कि ताजमहल नहीं होता तो क्या दिखाते। अब तो ताजमहल को दिखाने में भी शर्माते हैं। अब है हमारे ही लोगों ने बनाया है। जब ताजमहल काहे नहीं उज्बेकिस्तान में बन गया भैया, अफगानिस्तान में काहे नहीं बन गया ताजमहल। अगर देखें हजारों साल पहले का बना हुआ है और बिल्कुल एक जो सिविलाइज जैसे एक होते हैं, वहां पर सड़कें बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, वहां पर हमाम भी थे, वहां पर कपड़े के जो टुकड़े भी मिले हैं। तो हजारों साल पहले भी जो है वो लोग जो रह रहे थे वो तरक्की याफ्ता लोग थे। अब लेकिन आप सोचिए ये जो नैरेटिव है, इंडिया का मुसलमान मानना ही नहीं चाहता ये सब चीज। वो कह रहा है कि तुम गाय और गोबर खाने वाले लोग हो, हमने तुमको सिविलाइज किया है। उसको रिलीजन की एक पहत की उसको आवश्यकता नहीं है। अल्लाह की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो औरंगजेब की लड़ाई लड़ रहा है, वो मुगलों की लड़ाई लड़ रहा है। अल्लाह को इंडिया ने तो जिस समय अल्लाह आए उसी समय मस्जिद बनवा दी थी केरल में हमारे यहाँ के राजा ने, स्वेच्छा से कन्वर्ट भी हो गए थे शायद। ये दीन की ये लड़ाई मजहब की है ही नहीं, ये पॉलिटिकल वॉर है। समझ रहे ना आप? ये वॉर है एक इलाके को जीतने की। और भारत जो है ये अफगानिस्तान को मैं नहीं मानता। ये कहते हैं कि ये इट्स अ लैंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। इंडिया है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर आप तब होते जब आप अपनी इतिहास, अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, अपने रिचुअल्स, अपनी आइडेंटिटी, अपने नाम को बचा रखते हैं। बुद्धा को आपने गोली मार के उड़ा दिया, आप लैंड ऑफ ग्रेवयार्ड हो, आप ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर हो। हम हैं, हम बुद्धा की मूर्ति को आज भी जो है सारनाथ में, जहां पे कि बाबा भोलेनाथ का जो शहर है, उतना ही सम्मान वहां पे भगवान बुद्ध को दिया जाता है, जो ये कहते हैं कि शिव जी गलत है। दोनों उस शहर में हैं। और मैं सुबह जाकर के त्रिकुंड लगवाता हूं बाबा भोले के मंदिर में, विश्वनाथ में, और शाम को जाके पूरे परिवार के साथ भगवान बुद्ध के भी पैरों को छूता हूं। ये है हमारी वो ये करने के लिए हम लड़े। तुम तो बदल गए, तुम्हारे अरब आए, बाल्क में 2-3 लड़ाइयां हुई, यूं कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो बुद्धिस्ट हो चुके थे। उन्होंने लड़ा ही नहीं, क्योंकि बुद्धिज्म पीस की फिलॉसफी। वो कहते हैं जी मर जाओ। हमारे यहाँ पे हमारे एक बहुत बड़े महान लीडर ने कहा था कि अगर भारतीयों को मुसलमानों के हाथे मरना पड़ जाए तो मर जाए, कोई बुराई नहीं है, ये हमारी आहुति हो जाएगी। ये माइंडसेट था हमारे यहाँ। आपको पता है ये माइंडसेट था, ये हमारे यहाँ कहा गया कि डोंट फाइट। आप ह्यूमन से उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट छीनने की बात कर रहे हो। ये पीस नहीं होता। हमारा पीस जो है वो भगवान श्री कृष्ण का पीस है कि दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परंतु परिजन पे हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी समझ न सका, आशीष समाज की ले न सका, तब हरि ने भीषण भुंकार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। एक हद तक ही हाथ जोड़ा जा सकता है, उसके बाद नहीं। गांधीयन फिलॉसफी नहीं चलेगी, श्री कृष्ण की फिलॉसफी चलेगी, भगवान राम की फिलॉसफी चलेगी। क्या हम एक हद तक हाथ जोड़े खड़े रहेंगे कि भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, बाबू मान जाओ। हम अपने आप को पीछे ले लेंगे, थोड़ा इलाका ले जाओ हमारा, हम नहीं युद्ध करेंगे। लेकिन अब आप ये कह दो कि बस खत्म कर देंगे हम तुम्हें। मैं आपके स्कॉलर्स को सुनता हूं, वो ये तो उठेंगी, वहां की फौजें वहां आएंगी, यरूशलेम जीत जाएंगे। ये अरे भाई ये कौन सा साला तुम रिलीजियस स्पिरिचुअल स्पीच हो रहा है? वो वहां पे आप ये बता रहे हो कि कैसे वॉर करके दुनिया को जीतना है, या आप ये बता रहे हो कि हाउ टू गेट इनर पीस बाय एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद अल्लाह ऑलमाइटी। मैं सुन रहा था, मैं उसको दूर करके तो मुझे लगा कि मैं ही घोड़े पे बैठ के उस वाली डायरेक्शन में चला जाऊं, चला कुछ तो मजा है। आप सोचिए, आप ये क्या आप डिस्क्राइब कर रहे हो? उधर से जी यमन से फौजें उठेंगी, उधर से इसकी फौजें उठेंगी, दुनिया से कोई घोड़े की फौजें उठ जाएंगी, सब फौजें उठ के एक तो साली इंडिया। दिक्कत का घर ये है, कोई चाइना वाइना जा ही नहीं रहा है। तो हमारे तो ये मत्थे पड़ गया। देखिए ये ऐसे ये बात स्पेड को स्पेड कॉल करना पड़ेगा। हम पीस को तभी तक फॉलो कर सकते हैं जब आप पीस की भाषा समझे।
पर यदि आप मानने को तैयार नहीं हो, आप कह रहे हो कि गजवाए हिंद हो के रहेगा, हमारी जो आइडेंटिटी की बात है, हम आपसे कह रहे हैं, आप देखें रोहित दादा ने क्या कहा, आपको भाई कहा। कोई पाकिस्तानी एनालिस्ट बता दीजिए बैठ के टीवी में बोले कि आप हमारे भाई हो। और ये जो लोग अब बदले भी हैं, वो इसलिए बदले क्योंकि भारत के संसर्ग में आए वो लोग। जब उन्होंने भारत को देखा, कह रहे वो ये कौन लोग हैं। क्योंकि पाकिस्तान का मुसलमान को तो कोई, उसको हिंदुओं से कोई टच नहीं रखा, उसकी सिविलाइजेशन से काट दिया, तो वो तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये कह नहीं सकता, हमारे डर के वो घर में बैठ जाएगा। अगर आप आज ये टीवी पे करते, आप 2 दिन ये सब सोचोगे कि काहे यूट्यूब पे ही बोल दिए, काहे यूट्यूब पे ही बोल दिए, चले को डिलीट कर दो, प्राइवेट कर दो वीडियो। और हम यहाँ ताल ठोक के करें हिंदू मुस्लिम, अच्छा कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं कह रहा कि भाइयों भैया तुम, हम कहने नहीं भाइयों भाइयों भाइयों। अरे भाई राखी बढ़ाने के लिए हाथ बने, आप कलाई काट लो, ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो पॉइंट ये है कि द टाइम हैज कम, रिविजिट योर थ्योरी। और जो आपके लोग बात करें, ये बात मैं ताल ठोक के कहना चाहता हूं, ताल ठोक के। अभिषेक मिश्रा रहे ना रहे, मेरे जीवन का जो दिन है वो बहुत, आज मेरी एक कलीग थी बेचारी, मेरी उम्र की थी, वो प्रोफेसर थी, शी वाज फाउंड डेड इन हर हाउस। कभी कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ, ठीक है। मैं ये बात कह के जा रहा हूं, आप जिस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, उस फिलॉसफी को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन थे, उसको लाने वाले यहूदी थे, आपका कुछ नहीं है। वो बदल गए, आपकी कोई बिसात नहीं है, बदलना तो आपको पड़ेगा ही। क्योंकि आपकी लड़ाई मुझसे नहीं है, आपकी लड़ाई रेशनैलिटी से है, आपकी लड़ाई समय से है, आपकी लड़ाई प्रोग्रेसिवनेस से है, और आपकी लड़ाई बुद्धि से है, ज्ञान से है, इल्म से है। उससे आप नहीं जीत सकते। आप अभिषेक मिश्रा की गर्दन काट दोगे, इल्म की गर्दन कैसे काटोगे? मैं इल्मुद्दीन बन जाऊंगा, समझ रहे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और बहुत शुक्रिया रोहित सर आपका भी, आप दोनों का कीमती वक्त है, और आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे जो हमारे सवालात थे उनका जवाब दिया, और बड़ा अच्छा लगा आपसे ये सारी डिस्कशन करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तो वीडियो होगी ख़त्म। इसमें बेसिकली 2-3 पॉइंट्स अहम थे। पहला पॉइंट ये था, जो इराक में पाकिस्तानी गए हैं और उधर गायब हो गए 50 साल हो गया, एक मुस्लिम उम्मा वाला। दूसरा फ़लस्तीन के जो हैं लोगों ने या उधर के PM ने, किसी ने भी इंडिया से हेल्प मांगी है, और उसके बरअक्स हमास की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पाकिस्तान से हेल्प मांगी है। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट था, मुझे मेन यही थे जिस पर पूरी की पूरी डिस्कशन हुई, भिखारी पाकिस्तान भिखारी, और पाकिस्तान के जर्नैल करनैल जो है, ये जो बड़े नाम है, वो पाकिस्तान में रिटायरमेंट के बाद क्यों नहीं रहते, इस तरह की बातें। खैर लंबी चौड़ी डिस्कशन इस पर थी। पहले तो बात यह है कि जो फ़लस्तीन वाला मामला, उस पर मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि फ़लस्तीन ने अगर इंडिया से हेल्प मांगी है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। इंडिया से हेल्प मांगी है सुलह के लिए, मेडिएट करने के लिए, तो इंडिया को चाहिए मेडिएट करे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि अगर 2 ताकतें लड़ रही हैं, उनके दरमियान सुलह करवा दी जाए, तो इससे बड़ा और अच्छा नेक काम, बेहतरीन काम कौन सा हो सकता है। हमास के बच्चे मर रहे हैं, मतलब हमास मर रहा है, कि फ़लस्तीन के बच्चे, बूढ़े, बीवियाँ, औरतें मर रही हैं, और दूसरी तरफ इसी तरीके से इजराइल के अंदर भी बच्चे, बूढ़े भी, जो औरतें वो मर रही हैं, ठीक है। तो उस ये जानों का जो ज़िया ये कम हो जाएगा, मेरे नज़दीक भी बहुत अच्छा है। इंडिया का अगर हाथ पहुँचता है, इंडिया के PM मोदी साहब अगर पहुँचता गया, बल्कि मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक इंडिया और इजराइल के जो ना तल्लुकात काफ़ी बेहतरीन है, दोस्ताना तल्लुकात, तो इंडिया कर सकता है। तो इसलिए इंडिया को करना भी चाहिए मेरे नज़दीक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अच्छा, और मोदी साहब के पास ये सलाहियत भी है, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि मोदी साहब को फ़लस्तीन की जो गवर्नमेंट है उसने भी एक अपना सबसे बड़ा सिविल वार दिया फ़लस्तीन की, तो इसलिए मोदी साहब को मुझे लगता है हक बनता है, अगर उन्होंने पुकार लगाई है ना PM मोदी साहब को, तो उनको आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बात तो इंडिया की होगी ना कि फ़लस्तीन ने हेल्प मांगी है इंडिया से, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर इंडिया का हक बनता है कि आगे बढ़ कर जो है ना इस मसले को हैंडल करना, दोनों कंट्रियों को सुलह पैगाम पर करवाना। तो वीडियो तो खैर काफ़ी लंबी चौड़ी थी। अब दूसरी तरफ चलते हैं, तो जो अभिषेक मिश्रा थे, उन्होंने बात
मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी की है। ऐसी बातें कोई अपने ही करता है, जो सका हो ना, जिसको खुद दर्द हो, को दिल में एहसास हो नहीं यार वो मेरा है, तो उसके साथ ये जो ज्यादती हो रही है उसके दिल को ठेस पहुंची, तो इस वजह से वो बोलता है। तो अभिषेक मिश्रा इसलिए बोले मुझे लगता है। तो वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तानी है ना, ये जाते हैं अरब कंट्री में, अरबियों का वहाँ पर शेखों की गुलामी करते हैं। अपने घर में पाकिस्तान में वो ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर बिल्ली कुत्ता रहना भी पसंद नहीं करता, ये उन्होंने बात की है। और जब जाते हैं दुबई में, सऊदीया में, मस्जिद अरब में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको 1 दिनार की 1 रियाल की रोटी खाने को जो नसीब होती है, उस पर भी वो बड़ा शुक्र करते हैं कि यार ये काफ़ी कुछ है। और उनके कदमों में, शेखों के कदमों में बैठकर, बात बिल्कुल सच है। ना वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं, ना वहाँ पे अरबी लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं, ना अपना कोई इतना बड़ा वो कह रहे हैं कि ज़्यादा को कारोबार वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इन सारी कह लें कि तंगियों के बावजूद भी, ज्यादतियों के बावजूद भी उनका ऐसा माइंड सेट हुआ है कि वो कहते हैं कि ऐसा जो हो रहा है बिल्कुल, मतलब इस पे वो खुश होते हैं, कभी उन्होंने इस पे कोई शिकवा ही नहीं किया। और हमने वाकई देखा। दूसरी जगह अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन वहाँ पर ज़्यादातर हैं ही CEO इंडियन। मैं ये कल की बात है, मैं टूथपेस्ट की बात करूँ तो वो मेरे पास ना ख़त्म हो गई, तो मैं शॉप पर गया तो मैंने वहाँ से ली कोलगेट। मैं वो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, कोलगेट। तो मैंने देखा ना कि वो थोड़ी सी मुझे ना महंगी मिली शॉप से, तो मैंने उसकी जो है ना उसको कोड को स्कैन किया, जो उस पर QR कोड होता है उसको स्कैन किया गूगल पे। मैंने क्या अच्छा ये चेक करने के लिए कि इसकी जो है ना प्राइस क्या है, तो मैंने प्राइस चेक किया। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैंने कहा कि यार इसका फाउंडर कौन है, फाउंडर ऑफ कोलगेट। तो वो एक अमेरिकन था, तो उसके थे। लेकिन जो CEO था वो एक इंडियन है अभी, कोलगेट का भी, कोलगेट कंपनी का इंडियन जो है वो भी CEO। मैंने यार कहाँ पर ये देखे हर चीज का CEO इंडियन, अभी इसका तो हमें पता ही नहीं था ना, आपको पता है। मैं भी चौंक गया उस वक्त है। मैंने कहा अगर ये कोलगेट का भी इंडियन है ना CEO, तो इस तरह कितनी और कंपनियां हो सकती हैं जिनका हमें पता नहीं उनके इंडियन CEO हैं। तो ऐसा होता है, ये CEO कैसे होते हैं, ये कैसे पढ़ने पर होते हैं, टैलेंट की बुनियाद पर होता है। और दूसरी बात उन्होंने की कि यूके में एक 20 साल पाकिस्तानी जाता है और वहाँ पर वो बैठ कर ये बात करता है कि मैं अमेरिका में जाऊँगा और वहाँ पर यहूदियों को मारूंगा और 9/11 से बड़ा हमला वहाँ पर करूँगा। नहीं, ये मेरे नजदीक ऐसा कोई भी नहीं सोचता। US में वो जाता है ना, तो वो उधर मजदूरी करने के लिए सोच नहीं, वो पाकिस्तानी पकड़ा गया, चाहे उस पर इल्जाम लगाया गया है, चाहे जो भी है, मैं अब हकीकत नहीं जानता, मैं बात जो उन्होंने की मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैंने वहाँ पर जाके ना 9/11 से बड़ा हमला करना है, वहाँ पर यहूदियों को मारना है। यहूदी तो हैं ही सारे इसराइल में। नहीं, वहाँ पर भी हैं, क्या हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज उनकी हैं। तो अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आप देख लें, दूसरी जगह हमारे 20 साल का लड़का है ना, तो वो क्या कहा कि हम इसरो में जाएं, वहाँ पर इसरो का चीफ बने, हम मतलब के डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, और यानी कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें पूरी दुनिया में। तो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लड़के 20 साल के ऐसे हैं, और आपकी सोच देख लें तो ये वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हम पाकिस्तान के और इंडिया के बच्चों में। तो ऐसा क्यों है? वहाँ का माहौल सही है, वहाँ की जो कह लें कि जो तालीम है वो अच्छी है। अब यहाँ पर अगर तालीम की बात करूँ ना, तो यहाँ पर तालीम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जो लोग बेचारे पढ़े हुए हैं, जिन्होंने मास्टर एम.फिल वगैरह किया हुआ, वो भी बेचारे बेकार फिर रहे हैं, कोई नौकरियाँ नहीं उनको मिल रही, कोई हाल नहीं है। अब जो पीछे आने वाले नए बच्चे हैं, ज़्यादातर उन्होंने पढ़ना ज़्यादा छोड़ते जा रहे हैं, इस वजह से अपने बड़ों को देखकर कि यार उनको कोई नौकरी मिल नहीं रही, तो वो इतना पढ़ कर हमने भी क्या करना है। हमारे तकरीबन 2023 का डाटा है, 16 के 17 लाख जो हमारे पाकिस्तानी जो है ना, जो कि पढ़े लिखे हुए हैं, जो लीगल तरीके से गए हैं, वो बाहर की कंट्रीज में फॉर गए हैं, यूरोप में या दूसरी कंट्री में। इनलीगल जो है वो तो बहुत ज़्यादा होंगे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्कुल ये ऐसे है। और पाकिस्तान जो कहते हैं मुस्लिम उम्मा, ये दुनिया का, ये हमारे लिए एक सुरंग है। कोई मुस्लिम उम्मा नहीं है, और ना ही हम तक वो वक्त गुजर गया जब मुस्लिम उम्मा हुआ करती थी, जब अब्बासी खलीफा थे या बाद में उस्मानिया सल्तनत बनी, तब
कुछ ना कुछ अब तो हर किसी को अपनी पड़ी हुई है सही उम्मा, ये बात नहीं है। मैं बताता हूँ मसला ये है कि कोई इस बात को समझता नहीं है। अब हर कोई अपनी अपनी करता है कि यार मैं दूसरे से बेहतर हो जाऊं या मैं अपने मुस्लिम उम्मा होती ना, तो जो हाल है फिलिस्तीनियों का या हमास के लोगों को तो हो रहा है ना, हाँ, ये ना तो अब ये कभी ना था। क्यों तुम्हें याद है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक औरत फिलिस्तीनी औरत की पुकार पर पूरे इजराइल की निष्ठ मजबूत कर दिया था। नहीं, वो थे अपना सदर सदाम हुसैन। सदाम हुसैन भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी ऐसे किया था। हाँ, तो इनका तो मुझे पता, उनका खैर मुझे नहीं पता था। तो वो देखें, वो भी एक बहादुर लीडर था मुस्लिम कंट्री का, और आज इराक वही देखने का तो तबाह आज कोई उम्मा शुम्मा नहीं है मुस्लिम, ना कोई इकट्ठे हो सकते हैं, अपने मफादात हैं। खैर मिलते नहीं वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।